चलो टोटल तो 6 आर्टिकल है अपने आज, देखते हैं कितने कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को लेके है। देखो जितने भी इकोनॉमी के आर्टिकल्स होते हैं ना आपके, इकोनॉमी कौन सा पेपर आएगा? जीएस पेपर 3, ठीक है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, स्टेट में वेरी कर सकता है, वैसे तीसरा ही होता है सभी का, इकोनॉमी वाला जो सेक्शन आता है। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है ऑनलाइन, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज इसमें चेंज करती रहती हैं, ठीक है। जैसे आज आप एक पढ़ोगे आर्टिकल एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब मॉनेटरी पैसे से कुछ लेना देना है इसका, एक चीज अपने को क्लियर होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आज क्या तारीख है? 6 जून को बोला है कि हो सकता है ये रेपो रेट और डिक्रीज करे, 25 बेस पॉइंट और डिक्रीज करे। अब ये हो गया करंट वाला पार्ट। आपको यहाँ पे क्या देखना है अभी, एमपीसी क्या चीज है, कितने मेंबर्स इसके अंदर बैठे होते हैं, कौन सा आरबीआई एक्ट था जिसके तहत इसको ऐड किया गया था। अभी जो चल रही है वैल्यू वो तो 6 है, तो 25 बेस पॉइंट जब रिड्यूस कर देंगे ये 5.75 के ऊपर आएगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने यहाँ भी आपको बस इतना बताया, ये वैल्यूज के ऊपर आपने ध्यान रखना होता है। तो जब आपको पता चल जाएगा ना कि एमपीसी क्या है, एमपीसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला रेपो रेट, सुन के लगेगा पता नहीं क्या ही है, पर जब उसको डिफाइन करेंगे तो आपको इजी लगेगा कि अच्छा लोन का देना और इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ेगा जब पैसा वापस किया जाएगा, तो दैट इज रेपो रेट। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर की हेडिंग देखी, वैल्यू क्या चेंज हुई है उसको नोटिस किया, और पेपर से पहले जरूर से ये चेक करनी पड़ती है कि अभी के टाइम पे कितनी वैल्यू चल रही है, क्योंकि ये चेंज करता रहता है। तो पेपर से पहले क्या सिनारियोज होंगे हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा आपका, ये एक लैंड को लेके है, मतलब यहाँ पे नक्शा बनाया जाएगा। नक्शे का क्या मतलब होता है? जमीन की एनालिसिस, मैप्स बनाए जाएंगे टाउन्स के, विलेजेस के, अर्बन एरियाज के, तो ये सरकारी काम रहेगा। देखेंगे इस आर्टिकल के अंदर भी क्या है। एक आर्टिकल आपका फाइटोप्लैंक्टॉन्स को लेके है, द हिंदू ने काफी ज्यादा इसको कवर किया हुआ था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, कौन सा पेपर आएगा? मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि एल्गी डिपॉजिट कर जा रही है पानी के ऊपर, जीएस 3, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ पे मरीन लाइफ इंपैक्ट हो रही है। अब आपको पता चल रहा है कितने सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं आपके पास। अगर आप कल को क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेंस के अंदर कि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो पानी के अंदर जीव हैं उनकी लाइफ हार्म हो रही है, तो एक और एग्जाम्पल आज आपको मिलने वाला है। ऑयल स्पिल्स आपने करी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आप करोगे, नर्डल्स आपने पढ़ लिए, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। वहां पे ये नहीं लिखना है कि गंदा पानी जा रहा है इंडस्ट्री से, वो सभी को पता है, बचपन से वही पढ़ रहे हैं। वो ड्राइंग का कंपटीशन होता था उसमें भी वही ड्रॉ कर रहे थे कि ऐसे इंडस्ट्री बना दी, धुआं निकल रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है, वो नहीं लिखने हैं। ये जो आपने एग्जाम्पल किए ये सारे ऐड होने चाहिए, ठीक है। तो जो करंट अफेयर है इट इज नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स, ये मेंस में भी यूज होगा। मेंस में आपकी जो आंसर की वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेगा वो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक ड्रोन दिख रहा है। तो अभी आपने यूक्रेन और रशिया का दोबारा से कुछ सुना होगा, क्या सुना कि अटैक कर दिया यूक्रेन ने रशिया के ऊपर और अंदर जाके करा है, ठीक है। किस चीज को यूज किया है? तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का यूज किया है। तो अगेन ड्रोन्स आ गए हैं और इस बार यूपीएससी ने ड्रोन्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा मैं आपसे अभी पूछूं अगर, तो सोंगर क्या है? ये भी ड्रोन है। देन बेरख्तर, ये भी ड्रोन है। सोंगर किससे लिया था पाकिस्तान ने? तुर्की से। और बेरख्तर किससे लिया था? तुर्की से। तो आपने ये दोनों ड्रोन सुन रखे हैं। आज आपने जो सुना ये वाला फर्स्ट पर्सन व्यू, ये भी एक तरह का ड्रोन है जिसको यूक्रेन ने यूज किया है अगेंस्ट रशिया। तो इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है उनको हम देखेंगे। चलिए जी, और मेडिटेरियन सी की ये सारा हो चुका है अपना। कितनी कंट्रीज थी टोटल? 20 थी ना, तो याद रखनी है ये। बाकी जो नए वाले स्टूडेंट है अभी दोबारा से इनको रिपीट करेंगे तब आप इनको लर्न करेंगे, अदरवाइज बीच बीच में जब पूछूंगी तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला था इसमें। आज जो हम करेंगे वो ब्लैक सी की रहेगी, ये वाला सी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो आज इनको निपटाएंगे, फिर इसी तरह से सीज की जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। याद करवा देना लास्ट में, कई बार स्किप हो जाते हैं। चलिए जी, तो अब जो फर्स्ट आर्टिकल है वो फिस्कल डेफिसिट को लेके है, आपके जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा। वहां पे एक प्रॉपर टॉपिक है विच इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, अच्छा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है बाकी सारे जनवरी टू दिसंबर काउंट करते हैं, पर हमारा कब से शुरू होता है? अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब ये अगर 2025 है तो ये चला 2025
26 तक। तो हमारे इस तरह से चलता है जो फिस्कल ईयर है, ठीक है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। चलो उसको छोड़ो। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है 2025, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी 4.8% पे चल रहा है जीडीपी का। सबसे पहले तो एक शब्द आया यहाँ पे जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो इसकी जीडीपी की 4.8% है वो फिस्कल डेफिसिट में है। डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? किसी चीज की कमी, ठीक है। जब भी सरप्लस होगा तो किसी चीज की आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब सरप्लस है, बहुत अबंडेंस में है चीजें। वहीं पे डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंट, तो मतलब किसी चीज की कमी है। आपने कमाए इनकम, जैसे सैलरी आएगी जो भी कमाते हैं, तो इनकम जितनी भी आपने कमाई, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपए कमाए आपने, पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 150 रुपए है, उतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा है। तो यहाँ पे कितने का डेफिसिट पड़ा? 50 रुपए का। वहीं पे अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, 200 रुपए इनकम है और 150 रुपए आपका एक्सपेंडिचर है, तो कितना बच गया आपके पास? 50। तो ये सरप्लस में आएगा। लगे पता, ये टर्म अगर आ जाए सरप्लस और डेफिसिट, क्या मतलब होता है इसका? सरप्लस यानी कि कोई चीज ज्यादा है, डेफिसिट यानी कि कोई चीज कम है। अभी दूसरी चीज सुनो। अभी हमने वर्ड बोला जीडीपी। जीडीपी में लिखा है एक ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है टोटल। डोमेस्टिक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई चीज है जो कि घरेलू है। डोमेस्टिक एनिमल्स आते थे ना पहले, वाइल्ड एनिमल्स लिखो और डोमेस्टिक एनिमल्स। फिर डोमेस्टिक एनिमल में क्या देखते थे आप? जिनको पाला जाता है डेयरी पर्पस से या किसी भी पर्पस से, तो डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में क्या होगा? हमारा घर होगा, यानी कि अपनी कंट्री की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। डोमेस्टिक यानी कि कंट्री। और आगे क्या लिखा है? पी। पी फॉर प्रोडक्ट, मतलब क्या चीजें हमारी कंट्री के अंदर बन रही हैं। तो जो इंडिया की टेरिटरी है, ये वाले पार्ट भी तो आएंगे, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनको भी ड्रॉ करना होता है। तो ये जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है, इसके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, यानी कि प्रोडक्ट्स बन रही है, वो सब किसमें काउंट होता है? जीडीपी के अंदर। मतलब इंडियन टेरिटरी की यहाँ पे बात हुई, डोमेस्टिक अपने घर की बात हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, एक टर्म आप सुनोगे, रेमिटेंसेस। अब जैसे बहुत सारे लोग कनाडा गए हैं, कोई दुबई गया है, मतलब इंडियन जो है वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, वहां से वो इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हैं, उसी पैसे को क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। अब मुझे बताओ, क्या जीडीपी में उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं? नो। जो बाहर से पैसा अंदर आएगा वो जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होता है, उसको फिर जीएनपी में काउंट करते हैं, उस पर भी नहीं हम जा रहे। पर जीडीपी के अंदर वो काउंट नहीं होगा, तब तो बहुत ज्यादा जीडीपी हो जाएगी अपनी। यहाँ पे सिर्फ कौन सा पैसा इंक्लूड होगा? जो किस प्रोडक्ट से आया? जो अपनी कंट्री के अंदर बना था, इंडियन टेरिटरी के अंदर बना था। तो रेमिटेंसेज इसमें इंक्लूड नहीं होते। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 2025 में जब 24 का रिजल्ट आया कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसने कमाए, तो वो हम ही थे, इंडिया ही थे। 129 बिलियन डॉलर्स हमने कमाए हैं थ्रू रेमिटेंसेस। मतलब जो बाहर रह रहे हैं लोग, उन्होंने अपने इंडिया में पैसा भेजा, इतना पहले रैंक पे थे हम, ठीक है। तो ये रेमिटेंसेस जो होंगे वो आपकी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगे। लग गया पता आपको जीडीपी क्या था यहाँ पे? दूसरी जो चीज लिखी है, 4.8% ऑफ जीडीपी क्या है? हमारा फिस्कल डेफिसिट। यानी कि डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कमी है। मतलब जो सरकार है वो एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा करेगी रादर देन इनकम। इनकम से ज्यादा क्या है इस टाइम पे? सरकार का खर्चा चल रहा है। खर्चा ऐसा नहीं है कि कोई लोन चुकाना है। अब देखो, लोन जब भी लिया जाता है, लोन जब भी लेते हैं तो कोई ऐसे थोड़ी दे देता आपको कि 500 रुपया दिया। दोस्तों को छोड़ दो, यहाँ पे कंपनीज की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है। तो जैसे आपको इन्होंने 500 रुपया दिया, ये आ गया आपके पास 500 रुपया, तो क्या आपको सिर्फ 500 रुपया हटाना पड़ेगा? नहीं, इस पे इंटरेस्ट भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो जितनी भी सरकारें हैं, आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो सारे क्या करते हैं? आपको बोलते हैं कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। या तो फिर कई बार आप फार्मर्स के केस में नेगेटिव केसेस सुन लेते हो कि सुसाइड कर ली, तो वहां पे फार्मर्स का जो लोन होता है उसको रिमूव ही कर देते हैं, उसको रखते ही नहीं है कि जैसे लिया भी हुआ था। सरकारें करती है ना उसको, तो वेव ऑफ ही कर दिया उसको एक तरह से, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे देना ही पड़ता है। अब सुनना ध्यान से, जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अभी आपने एक वर्ड सुना होगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो क्या करते हैं? अगर किसी कंट्री के पास पैसा घट जाता है तो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लो पैसा और जो भी आपका खर्चा पानी है इससे चला लो। पर आईएमएफ का ऐसा नहीं है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको दे रहा है, नहीं, वो पैसा आपको करना पड़ेगा वापस। वैसे ही एक बैंक आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी।
तो ये भी आपको पैसा प्रोवाइड करता है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब मेन कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व होंगी इसमें? एशियन, प्रायोरिटी एशियन को होती है, पर कोई अगर बाहर से आते हैं तो उनको भी पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, पर मेन प्रायोरिटीज एशियन कंट्रीज जो होंगी, ये भी पैसा देंगे, ये भी पैसा दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रहे हैं, हम रुपये में लिख लेते हैं ताकि थोड़ा नेटिव लगे। अब जब वापस करने की बारी आएगी तो जो सरकारें होती हैं, लेट्स से इंडिया की बात अगर करें, तो वो बोल देते हैं कि हम इतने 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में इस पैसे को वापस कर देंगे, प्लस क्या लगेगा? इंटरेस्ट। पर जितना बैंक्स वगैरह आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे ये कम लेते हैं उसके कंपैरिजन, ठीक है? तभी तो फॉरेन से फंड्स लेते हैं जितनी भी सरकारें होती हैं। पाकिस्तान को तो दे दिया है दोबारा से लोन, पर उनके पास पिछले का भी रिटर्न नहीं है अभी तक, पिछला भी रिटर्न नहीं करा हुआ है, बहुत लंबे अर्जे से डेफिसिट में ही चल रखे हैं। लग गया पता? डेफिसिट से क्या पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। तो डेफिसिट याद रखना हमेशा जब भी आप फिस्कल पॉलिसीज पढ़ोगे, इसमें एक तो होगी इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन जहां पे भी होगी याद रखिएगा उधर हम यूज करते हैं वर्ड रिसीट्स, ठीक है? अब ये जो रिसीट्स होती हैं आपकी दो तरह की हो सकती हैं, एक को बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसीट, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी कैपिटल रिसीट। अब यहीं से दो शब्द पहले याद रखो, एक आता है आपका एसेट, दूसरा होता है लाइबिलिटी। आपने कार खरीदी, पर कार को आप एज अ टैक्सी यूज कर रहे हो, तो ये आपको इनकम जनरेट करके देगा। पर वहीं पे आपने कार खरीदी, ये आप अपने यूज के लिए कर रहे हो, पेट्रोल का खर्चा आएगा, डीजल वाली है डीजल का खर्चा आएगा, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, आपका क्या लग रहा है? पैसा यहाँ पे लग रहा है। एक तो आपने खरीदी, ऊपर से आपको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस यहाँ पे भी आएगी, पर इसको आप किसकी तरह यूज कर रहे हो? टैक्सी की फॉर्म में, लॉन्ग रूट के लिए कर रहे हो, तो आपके पास क्या आता रहेगा? साथ में पैसा भी आता रहेगा। तो एसेट मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देती रहे। आपने घर बना लिया चंडीगढ़ में, नीचे वाले फ्लोर में आप खुद रहने लगे, ऊपर वाले रेंट पे चढ़ा दिए, क्या आ रहा है आपको? रिटर्न आ रहा है वहां से, तो वो क्या एक्ट करेगा आपके लिए? एसेट की तरह। पर वहीं पे आपके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा, उल्टा और ज्यादा पैसा उसके ऊपर लग रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप? लाइबिलिटी। तो वैसे ही आती है आपकी रेवेन्यू रिसीट। देखो सरकार आपसे टैक्स लेती है, तो टैक्स किस में ऐड होता है? रेवेन्यू रिसीट में। मतलब जो सरकारें हैं वो अपना पैसा कहां से कमा रही हैं? एक तो टैक्स ही आएगा उसमें। पता है ना आपको ऐसे कि जो सरकारें होती हैं उनकी कमाई कहां से होती है? कभी पूछते नहीं थे आप ये सवाल घर पे कि जो ये सरकारें होती हैं ये तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, इनके पास पैसा कहां से आता है? तो टैक्स से तो आ रहा है, वो कहां पे जाता है? वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर जाता है। वैसे एक नॉन टैक्स से आता है। नॉन टैक्स क्या है? मतलब ये टैक्स से तो नहीं गया, पर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी थी, लगता नहीं है, चालान कट गया, कोई भी चीज आ गई, वो किस में आएगी? आपकी नॉन टैक्स के अंदर। वो आपने गलती करी, आपके ऊपर पेनल्टी लगी, आपको अब पैसा वहां पे देना ही पड़ेगा, तो ये किस में आ जाता है? ये नॉन टैक्स के अंडर आ जाता है। वैसे अगली रिसीट लिखी है कैपिटल रिसीट। कोई सरकारी बॉडी है, एग्जाम्पल एयर इंडिया, अभी कौन से किसके अंडर है? अब तो प्राइवेटाइज भी नहीं बोलेंगे, पीएसयू के अंडर हो गया है, मतलब पब्लिक के जो स्टेक्स हैं वो कम बचे हुए हैं, प्राइवेट के ज्यादा हो रखे हैं, मतलब ओवरऑल कौन उसकी मेंटेनेंस कर रहा है? प्राइवेट बॉडीज ही कर रही हैं। तो यहाँ पे आप कैपिटल रिसीट में क्या देखोगे? सरकार के पास कोई ना कोई एसेट होगा जिससे क्या होगी? इनकम जनरेट होती रहेगी। सोचो इस एसेट को ही अगर सरकार बेच दे तो ये चला गया, थोड़े टाइम के लिए एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, पर पैसा कितने दिन के लिए टिकता है? खर्च हो जाता है। आपको कोई रिश्तेदार 1,000 रुपया दे के जाते हैं, आप पहले ही इमेजिन कर लेते हो कि आज चलो इतना पैसा आ गया, इसको ये खरीद लेते हैं। तो आपने क्या किया? पहले लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया, आप उसको खर्चने के लिए रेडी हो। तो जब तक तो वो पैसा दे रही थी तो किसमें कंसीडर होगा? कैपिटल रिसीट के अंदर। अब एक्सपेंडिचर, इनकम का लग गया पता, रेवेन्यू रिसीट थी, टैक्स से जो पैसा गया सरकार की वो कमाई थी। नॉन टैक्स कोई पेनल्टी थी, कोई रिस्ट्रिक्शन थी जिससे सरकार को पैसा देना पड़ा जनता को, दूसरी कंडीशन। तीसरा हमने देख लिया यहाँ पे कैपिटल रिसीट। कैपिटल जब भी शब्द आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह आप अज्यूम कर सकते हो, पैसा आएगा रिटर्न में, वो अज्यूम करके चल सकते हो। अब दूसरा आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे खर्चा हो रहा है। हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम ही शब्द आगे दोनों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ सरकार एक जो खर्चा है उनको करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इंप्लॉइज की सैलरी देनी ही पड़ेगी ना हर साल। तो जब बजट आता है तो बताना पड़ता है कितने इंप्लॉइज हैं सरकार के अंडर, ये सेंटर के रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के रहे, और इनकी सैलरी इतने अमाउंट तक चली जाएगी, तो जितना भी अमाउंट होगा वो मेंशन। तो ये तो करना ही पड़ेगा खर्चा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सरकार को देना ही पड़ेगा। फिर आगे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीछे एसेट आपको क्या दे रहा था? पैसा जनरेट करके दे रहा था, तो वो आपकी इनकम होगी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने क्या करा?
वहां पे इन्वेस्टमेंट करी थी इनकम के केस में, यहां पे आपने क्या कर दी, डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के उल्टा, यानी कि आपने उस कंपनी को ही बेच दिया, उस एसेट को ही बेच दिया जो सरकार के लिए क्या लेके दे रही थी, पैसा लेके दे रही थी। डन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आपके लिए एक टाइम पे एसेट था वो अब आपके लिए बचा ही नहीं है, तो इससे आपका जो एसेट था वो जा चुका है क्योंकि आपने उसे किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। डन यहां तक। तो ये कुछ एक्सपेंडिचर की हमने फॉर्म्स देखी। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स ऑल। और कौन ये रिलीज करता है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अभी कौन है, तो महालेखा नियंत्रक भवन। ये वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं नाम वगैरह, आपके स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेते हैं कभी, तो वो आपने प्रेजेंट का ही देखना होता है, तो अभी पोजीशन चेंज करती रहती है, अभी नहीं याद रखना इसको, ठीक है। यहां तक बताइए स्टोरी क्लियर हुई आपको, इनकम देखा आपने और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो चीजें देखी, हुआ क्लियर, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, ठीक है। अभी फिस्कल डेफिसिट पे आओ। अब फिस्कल डेफिसिट में क्या बोला है, जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या बता रहा है, सारा का सारा जो खर्चा है उसके बारे में बात हुई है, उसमें से आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देना है। देखा ना पीछे रेवेन्यू रिसीट थी और आपकी कैपिटल रिसीट थी, वो माइनस करना है, पर एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बोला कि बोरोइंग नहीं इसमें आएगी। बोरोइंग का क्या मतलब है, कोई उधार ले रखा है, उधार इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलोगे, फिस्कल डेफिसिट। यानी कि टोटल जो सरकार का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, रेवेन्यू तो माइनस करोगे, पर यहाँ पे जो बोरोइंग होगी उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जो लोन है, जो उधार ले रखा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। डन। तो ये था आपका फिस्कल डेफिसिट का। उसके बाद और भी बहुत सारे डेफिसिट होते हैं, वैसे आप बजटरी डेफिसिट भी सुनते हो, जब बजट आता है उस टाइम पे ये पढ़ाते हैं, वैसे इकोनॉमी में भी बताया जाता है कि बजट के अंदर क्या क्या डेफिसिट होता है, सेम आएगा उसमें भी, एक इनकम होगी, एक एक्सपेंडिचर होगा, वहां पे सरकारें बताएंगी कि थ्रू आउट ईयर अपने को क्या क्या खर्चा पड़ने वाला है और हमने क्या एसेट बनाए हैं जिससे हमें पैसा बनेगा। टैक्स से तो आ ही रहा है, टैक्स बढ़ता ही रहता है, सारे टैक्स पे भी करते हैं, कहीं भाग भी लेते हैं, वो अपनी चॉइस होती है, तो वहां पे सरकारें बताती हैं। दूसरा आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। तो डेफिसिट आ गया है तो मतलब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एम्प्लॉय ज्यादा हो रखे हैं, आपको सैलरी वगैरह ज्यादा देनी पड़ रही है, उतना टैक्स नहीं आ रहा, उतना आप पेनल्टीज नहीं लगा रहे, लग गया बताओ, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, यहां से पता लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ अपना कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, कहीं बोल देते हैं ना कि हमें सड़क बनानी है, हाईवे बनाने हैं, फिर वहां पे टोल प्लाजा लगेगा तो वहां से हमें पैसा जनरेट होगा, पर नहीं, जब रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब जो कैपिटल क्रिएशन है उसके लिए तो पैसा खर्च किया ही, प्लस जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए भी पैसा नहीं बचा है, उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं, उधारी मांग रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन आती है, रेवेन्यू डेफिसिट वाली। लग गया पता। तो आपने रिसीट और जो एक्सपेंडिचर था, दोनों ही फॉर्म में, आपकी एक रिसीट थी और दूसरी आपकी एक्सपेंडिचर था, तो दोनों ध्यान में रखने हैं, हमेशा एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा आपका रेवेन्यू रिसीट, जो भी चीजें आएंगी, मतलब जो इनकम होगी वो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो आपके पास नेगेटिव में आएगी वैल्यू, खर्चा ज्यादा तभी होएगा ना, तो ये हमेशा आपका डेफिसिट को शो करेगा। इम्प्लीकेशन क्या आई, कैपिटल क्रिएशन के लिए तो बोल दिया कि उधारी ले रहे हैं, पर उनके पास जो एम्प्लॉय थे उनको भी पैसा देने के लिए खर्चा नहीं बचा हुआ था, तो उसको भी ले रहे थे, तो उसको भी उधारी में ही इंक्लूड कर रहे थे, तो उस टाइप के डेफिसिट को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर था और टोटल रेवेन्यू को माइनस किया था, पर एक्सक्लूडिंग क्या था, बोरोइंग, वहां पे बोरोइंग को इंक्लूड किया ही नहीं गया, ठीक है। मनप्रीत कौन सा पॉइंट बताना है, बता दो, अभी आ रहे हैं वैसे, ये देखो फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, इसमें से क्या माइनस होगा, जो आपका यहां लिखा है टोटल नॉन बोरोड रिसीट, मतलब जो बोरोइंग वाला पैसा था, उधार वाला पैसा था, वो इंक्लूड नहीं होगा। बाकी आप टोटल रेवेन्यू बोल सकते हो, साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूड क्या किया है यहां से, तो बोरोइंग को यहां से एक्सक्लूड किया हुआ है, क्लियर रह जाएगा याद। बाकी आप इकोनॉमी में जब दोबारा से पढ़ोगे, उसमें और डेप्थ में पढ़ोगे, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ इसकी क्या इंप्लीकेशन है कि जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, वो कितनी है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लिखी है, बोरोइंग, तो मान लो जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो 200 रुपए का था, कंडीशन, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मान लो 150 रुपए का था, कितना पैसा आ गया आपके पास, 50 रुपए, ये बोरोड मनी आ गई,
तो फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि बोरोड मनी कितनी है सरकार के पास, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सक्लूड क्या किया था, बोरोइंग, सिर्फ बोरोइंग को ही एक्सक्लूड करा था जो उधार वाला पैसा था। तो जब ये दोनों आप माइनस करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर क्या निकल के आएगा कि बोरोड मनी कितनी थी। तो फिस्कल डेफिसिट हमें बोरोड मनी के बारे में भी बता देता है। क्लियर हुई टर्म्स, तो इंप्लीकेशन यही थी इसकी। बाकी फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो इसमें से आपने क्या एक्सक्लूड करी है, सिर्फ बोरोइंग्स। ठीक है, अभी ज्यादा प्रेशर मत देना, अगर इकोनॉमी खत्म, मैंने पहले ही बोला था इकोनॉमी के थोड़े से टफ होते हैं इफ कंपेयर टू अदर्स, बाकी हमें याद करने वाला ज्यादा होता है, यहाँ पे समझने का ज्यादा आ जाता है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट भी होता है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या किया जाता है, अब पीछे आपने फिस्कल डेफिसिट देखा, आपने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया, उसमें से आपको इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करनी पड़ेगी। मान लो किसी सरकार ने ना लोन लिया, उनको जरूरत पड़ रही है कि हमें पैसा लेना ही पड़ेगा, इस साल अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो साथ के साथ ही थोड़ी रिटर्न करेंगे, पहले पिछला वाला करना पड़ेगा जो पहले वाली उधारी ली है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसको एक्सक्लूड अगर कर दिया जाए तो आपके पास क्या बचता है, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपने पीछे कैलकुलेट कर लिया, वो वैल्यू आ गई थी आपके पास 50, आपने दोबारा से लोन लिया, कितना ले लिया, 200 रुपया ले लिया, इसके ऊपर कोई ना कोई तो इंटरेस्ट लगेगा, जब भी आप लोन लोगे तो वो बताएंगे कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। पर जब प्राइमरी डेफिसिट निकालना होता है तो इसमें सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। याद है ना वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट किया करते थे, प्रिंसिपल होता था, रेट होता था और टाइम होता था, उसमें टाइम लिखा होता था। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको हमने कट कर दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है, तो उससे क्या निकल के आता है आपके पास, प्राइमरी डेफिसिट। लग गई ये 3 टर्म्स पता, बस 3 ही करनी थी और ज्यादा नहीं करेंगे। मुझे दिख रहा है टफ लग रहा है आपको, ज्यादा टफ तो नहीं लगा, रिलेट कर पाए आप लोग, जो शब्द आप आमतौर पे सुनते हो उसी के साथ रिलेट किया हमने इसको। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं ऑनलाइन, 1 मिनट रुक जाओ मैं करती हूँ चेक आपने क्या क्या मैसेजेस करे। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है दोबारा से फॉर्मूला की फॉर्म में। ओके, ये आपका आर्टिकल होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बड़ी सारी वैल्यूज दिखेंगी। ये वैल्यूज मैंने तभी ऐड कर दी थी कि जितने भी आपके आर्टिकल्स आते हैं इकोनॉमी वाले, फुल ऑफ वैल्यू, हर चीज की एक वैल्यू बताई होगी, फिस्कल डेफिसिट की कितनी है, रेवेन्यू रिसीट कितनी है, कैपिटल रिसीट कितनी है, ये याद नहीं करनी होती आपने, तो इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज इकोनॉमी का डेप्थ वाला आर्टिकल अभी देखा हमने, ये देखो इतना सारा पैसा लिखा हुआ है, ये पैसा आपको याद ही नहीं रहेगा, तो ये हमेशा लास्ट में देख के जाना होता है पेपर वाले टाइम पे कि करंट क्या चल रहा है। उस टाइम तक आपको रेपो रेट, बैंक रेट के अंदर क्या क्या आप पढ़ते हो सब पता होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये वैल्यूज आपने रिमूव कर देनी। ये देखो परसेंटेज दिख रही होगी, लाख करोड़ रुपीज दिख रहे होंगे, तो इनको याद करने का कोई रेलिवेंस नहीं होता, इनको स्किप करना है हमेशा। चलो बाकी बाय 2030 इंडिया ने टारगेट भी रखा हुआ है कि हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है। अभी कौन से रैंक पे हम, 4th पे हैं। डन फर्स्ट आर्टिकल, तो इसमें हमने सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को देखा। अब मैं इनके डाउट्स ले लूं, आप भी बताओ अगर कोई डाउट है आपको। कैपिटल की मनदीप, एसेट तो एसेट वो हर चीज, एसेट समझ में आया आपको, जो आपको रिटर्न में क्या देगा, कुछ ना कुछ देगा, पैसा देगा, चाहे थोड़ी अमाउंट में होगा पर कोई ना कोई पैसा आपके पास आएगा। फिर आपने एक पढ़ी कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट के ही अंडर ये पैसा काउंट होगा, जो भी एसेट से आया है वो सारा पैसा कहां पे काउंट होगा, कैपिटल रिसीट में। एसेट इज लाइक अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। रिसीट क्या है, एक पर्ची है जिसके ऊपर वो लिख दिया। तो रिसीट, रिसीट क्या होती है, बोलते हैं ना रिसीट भी दे दो जब आप कोई भी पेमेंट करते हो, तो रिसीट एक पर्ची है, उसके ऊपर लिख रहे हैं चीजों को, इस एसेट से इतना पैसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये था आई थिंक मनदीप का डाउट अब क्लियर है। एमएसपी फ्री स्कीम्स, हाँ जी नताशा, ठीक है। टॉपिक अर्श कौन सा वाला बोल रहे हो आप, ये पता नहीं चला मैम। टॉपिक के बाद रिसीट वाला रिपीट कर दोगे आप, रिसीट एक बार लास्ट में कर देती हूँ अर्श, दोबारा से थोड़ा सा होल्ड कर लेना, ये वाला पूरा ही बोल रहे हो आप तो इसको लास्ट में कर देती हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, दोबारा से इकोनॉमी का है। कल ही मैंने वार्निंग दे दी थी कि इकोनॉमी के ज्यादा आर्टिकल्स होंगे। अभी एक न्यूज आई थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रेपो रेट को 25 बेस पॉइंट और रिड्यूस करेंगे। रेपो रेट एक शब्द आया यहाँ पे, पहले रेपो रेट को समझो, वैल्यू तो छोड़ ही दो साइड में, एमपीसी क्या है उसको भी रख दो। एक कमेटी है, इतना तो पता लग गया, कोई वैल्यू सेट करेंगी, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसे सेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे रेवेन्यू रेट, आरआरबी जिसे बोलते हैं, सॉरी रेपो रेट।
ध्यान से सुनना इसको। सबसे बड़ा बैंक कौन सा इंडिया में? आरबीआई, ठीक है, पता है आपको। इसके अंदर फिर बहुत सारे बैंक्स आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स जिन्हें बोलेंगे, एसबीआई आ गया, प्राइवेट वाले भी आ जाएंगे, एचडीएफसी आ गया, पीएनबी आ गया, आईसीआईसीआई, सारे बैंक्स इसमें आ जाएंगे। अब क्या होता है, ये जो बैंक्स होते हैं इनको भी कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद करो ईसीएफ, याद है क्या था उसमें? ईसीएफ में क्या बोला था? गाइडलाइन दे रखी थी आपको, फ्रेमवर्क बना के दिया था कि कैसे बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास पैसा होल्ड करके रख सकता है, तो उसमें सारी रेगुलेशन थी। फिर कंटिजेंसी फंड आ रहे, कुछ कुछ याद? सीआरबी पढ़ा था, कंटिजेंसी रिजर्व फंड। कौन सी कमेटी थी जिन्होंने बोला था 5.5 to 6.5% रिजर्व? नो, बी से था नाम। हाँ हाँ, कमेटी का नाम बताइए, कमेटी पूछी जाती है, आंसर लिखोगे कमेटी का नाम लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन कौन सी कमेटी थी? बिमल जलन कमेटी। उन्होंने रेकमेंड करा था कि आरबीआई के पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए, कि कल को इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए, पैसा ही ना बचे, आरबीआई खाली है, बोलो ऐसे चलेगी कंट्री? नहीं चलेगी। तो इनके पास कोई ना कोई रिजर्व होना चाहिए, जिसे बोला था कंटिजेंसी रिजर्व फंड, सीआरएफ था। ठीक है, तो कंटिजेंसी रिजर्व फंड होना चाहिए। और बिमल जलन ने बोला था कि कितना सेट करो, 5.5 to 6.5% तक करो। ठीक है, आ गया ना याद? अब क्या होता है, जब भी इन कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, ये जाते हैं आरबीआई के पास कि हमें ना 200 रुपया उधार पे चाहिए आपसे। लोन ही बोलेंगे इसको, गिफ्ट में थोड़ी देगा ये 200 रुपया दे दिया किसको? इन कमर्शियल बैंक को, लेट्स से एसबीआई को दे दिया, एक ही बैंक हम कंसीडर करेंगे। पर आरबीआई क्या बोलेगा, ये रहा इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लो 4% इंटरेस्ट रेट बोल दिया कि जब पैसा रिटर्न करोगे 200 तो करना ही है, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट 4% का। तो आरबीआई बैंक जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उधार देती है कमर्शियल बैंक्स को, उसी को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रेट। सॉरी, फिर से रेवेन्यू बोल दिया, रेपो रेट, उसी को क्या बोलते हैं हम? आर, रेपो रेट। लग गया पता रेपो रेट क्या होता है? ये वाली कंडीशन याद रही। अब इसी का मैं एक उल्टा शब्द अगर बोल दूं, रिवर्स रेपो रेट, तो लग रहा है ना पता। अब कौन उधार देगा? कमर्शियल बैंक देंगे आरबीआई को उधार, प्लस ये भी क्या बोलेंगे, ले इंटरेस्ट रेट तूने भी वापस करना है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आपके कमर्शियल बैंक्स आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक को पैसा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आपने एक ही याद रखना है, रेपो रेट, जिसमें क्या हुआ, आरबीआई ने पैसा दिया कमर्शियल बैंक्स को, उसी को क्या बोला? रेपो रेट। तो ये जो न्यूज आ रखी थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने बोला है कि रेपो रेट को हम 25 बेस पॉइंट और नीचे लेके आएंगे। तो जब से हम पढ़ रहे हैं ना इन करंट अफेयर्स को, मेरे साथ जब से स्टूडेंट्स हैं नवंबर वाले मंथ से, तो पहले था 6.50, फिर रिड्यूस हुआ है 6.25 है, अभी जो चल रहा है वो है 6.00। तो इसमें भी बोला है कि 25 बेस पॉइंट और रिड्यूस करे जाएंगे, मतलब कितना बचेगा ये? 5.75। अब क्यों रिड्यूस करते हैं, क्यों इंक्रीज करते हैं, उसके ऊपर एक जस्ट डाल लेते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? रेपो रेट का लग गया ना पता सभी को? ठीक है। अब एक चेन पढ़ी आपने, एक था आरबीआई, एक था एसबीआई। अब मान लो इस बार इंटरेस्ट रेट कम दिया, इस बार आरबीआई ने बोला जो बैंक से कमर्शियल बैंक कि ले 200 रुपया ले ले और 2% इंटरेस्ट रेट वापस कर देना। फायदा है अब कमर्शियल बैंक का, तो और लोन ले ले इस टाइम पे बैंक, तो फायदा ही है ना इनका, तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, आपको ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा। तो अब बैंक्स क्या बोलेंगे जनता को, पब्लिक को, लोन लीजिए, इंटरेस्ट रेट लेट्स से पहले 12% पे दे रहे थे, इस बार इनका भी कितना कर दिया हुआ है? 6%। तो अब लोग क्या करेंगे, जिन्होंने सोचा था होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, वो भी फटाफट से बैंक की साइड तरफ दौड़ेंगे और बोलेंगे कि हमें भी क्या दो, लोन दो। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर यस लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी। लिक्विडिटी का मतलब है कैश इंक्रीज कर जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लगा पता? तो अगर कैश की कमी हो जाती है, कभी पैसे की कमी होती है जनता के कॉन्टेक्स्ट में, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देता है। और यहाँ पे भी सेम क्या होता है, जो आपके बैंक्स होते हैं, इन्होंने भी तो कमाई तो इन्होंने भी करनी है, तो ये थोड़ी 2% ही कर देंगे, तब तो इनको फायदा क्या हुआ? तो इन्होंने क्या किया, 4% ज्यादा रख लेते हैं, बाकी इनका भी रिड्यूस कर देते हैं। तो जो लोन जाएगा जनता को, वो भी रिड्यूस रेट पे जाएगा। लग गया पता? तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी इंक्रीज हुई जब रेपो रेट को डिक्रीज किया। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। अब जनता के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रखा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट
इंक्रीज कर जाएंगे फिर बिल्कुल उल्टी कंडीशन बनेगी। अगेन आपने रेपो रेट ही याद रखना है। अभी यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट नहीं मेंशन करा है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस तरफ हम नहीं जा रहे। आपको इतना पता लग गया एटलीस्ट कि जो करंट में लिखा हुआ था कि रेपो रेट को रिड्यूस करेंगे 25 बेस पॉइंट, लग गया ना पता क्या था ये रेपो रेट, लोन का था, इंटरेस्ट रेट का था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हमने अभी तक बात नहीं करी। डन, ठीक है। आजो जी, अब आपको एक कमेटी देखनी है जो कि सिर्फ याद करने वाला पार्ट है। यस ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है जी। तो एमपीसी की अगर बात करें, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। जब भी कमेटी की बात आती है तो उसमें लोग बैठे होंगे, तो इसके मेंबर जो होंगे टोटल वो है 6 मेंबर्स। याद है ना नीति आयोग जिस दिन पढ़ा था तो उसके भी आपको मेंबर्स देखने पड़े थे, तो जैसे एमपीसी है इनके भी आपको मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब भी आएगा ना, न्यूज में देखना है कि ऐसे पर्चा सा लगा होता है, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है और जो भी इन्होंने असाइन करी होती है चीजें कि रेपो रेट हमने कितना रिड्यूस करा, वो सब लिखा होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक पेज है, एक डिक्लेरेशन है, दोनों के बीच का एक समझौता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस के बीच में, एक तरफ होगी आपकी सरकार और दूसरी तरफ होगी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक। अच्छा मुझे एक आंसर कर दो, मैं समझ जाऊंगी आप रिवाइज कर रहे हो। जो आरबीआई है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बैठी हुई है, क्या आरबीआई के पैसे में गवर्नमेंट झांक सकती है? कितने बोलते हैं यस? पुराने वाले, ठीक है, यस बोल रहे हैं। और नो क्यों बोल रहे हो जो बाकी नो बोल रहे हैं? यस है, झांक सकते हैं। और इसी की वजह से जो आरबीआई है उसकी ऑटोनॉमी हर्ट होती है। आप बोलते हो कि एक तो इंडिविजुअल तरीके से काम करो, सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ऊपर से सरकारें आपके पैसे को रिव्यू भी करती हैं, तो रिव्यू कर सकती हैं सरकारें, ठीक है। उसी के ऊपर क्वेश्चन भी उठता है। तो किस चीज को ये सेट करेंगी? इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, और ये कितनी सेट करनी पड़ती है? 4+-2%। +-2% का क्या मतलब है? या तो इन्फ्लेशन मिनिमम 2% जा सकती है, या तो इन्फ्लेशन मैक्सिमम 6% जा सकती है। 4+2 6 आ जाएंगे, 4-2 2 आ जाएंगे। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, इससे ऊपर या नीचे हो रही है तो आपकी जो इकोनॉमी है उसको खतरा आ चुका है, ठीक है। तो ये टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी होती है। इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे अभी हम नहीं जा रहे, पर आपने टारगेट याद रखना है 4+-2%, ठीक है। चलो एमपीसी के बारे में देख लेते हैं। तो आपको एक चीज तो पता है, आरबीआई का कोई एक्ट होगा जिसके अंदर एमपीसी का मेंशन करा होगा। तो याद रखना पहले ये कमेटी डायरेक्टली नहीं बनी थी, तो आरबीआई एक्ट तो आपके पास 1934 का आया हुआ था, अभी तो यहाँ आजादी भी नहीं मिली हुई है। 1947 से पहले का बना है ना आरबीआई एक्ट, 1934 का बना हुआ है। तो एक अमेंडमेंट करी गई थी इसी आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, जिसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2016। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्ट, यानी कि कोई ना कोई लॉ पास हुआ होगा। तो अब बताओ मुझे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं? बताओ। नीति आयोग थी स्टैट्यूटरी बॉडी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको एग्जीक्यूटिव डिसीजन से कर दिया था पास। एक पर्चा लाए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और बोला ये लो नीति आयोग बनाएंगे। तो स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के लिए कोई ना कोई लॉ पास होना चाहिए, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ पास किया गया। फिर 2016 में अमेंडमेंट कहां पे करी? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। फिर इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन ऐड कर दिया 45ZB। ये याद रखेंगे आप, पेपर में आज भी इसके बारे में पूछा जाता है, स्किप नहीं करना है। 45ZB। और इसने क्या किया? आरबीआई एक्ट 1934 को इसमें बोल दिया कि 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। तो आरबीआई एक्ट तो वही है 1934 वाला। अमेंडमेंट कब जाके हुई थी? 2016 में, फाइनेंस एक्ट, और जिसमें एक सेक्शन ऐड कर दिया गया प्रॉपर 45ZB, और उसमें बोल दिया 6 मेंबर की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। पहले भी तो कोई बॉडी होगी, वो अब आपने खैर याद नहीं रखनी है, आगे उसके बारे में मेंशन करा हुआ है। पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी, और ये स्टैट्यूटरी नहीं थी, यानी कि लॉ तो बाद में पास हुआ है ना, इसको बस ऐड करा था। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप सुनते जो आ रहे हो, ये फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर ऐड हुआ था। डन, रह जाएगा याद। ये स्टैटिक वाला पार्ट है, याद ही करना पड़ेगा। देखना शरणवीर क्या हो गया, क्या काम होता है इनका? तो रेपो रेट को फिक्स करने का होता है। कैसे करते हैं वो हमने पीछे देख लिया। इंटरेस्ट रेट वगैरह जो सेटअप किया, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है। नेक्स्ट, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? तो आपको पता है आरबीआई के कोई ना कोई गवर्नर होते हैं, थोड़े ही कार्यकाल में चेंज भी होते रहते हैं। तो गवर्नर हमेशा पेपर से पहले के याद रखने हैं, आपसे नहीं पूछेगा। अगर इकोनॉमिक वाला पेपर आप देते हो तो उस केस में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेंबर आएंगे, नंबर 1, वो रहेंगे गवर्नर। हो सकता है कभी गवर्नर ना प्रेजेंट हो,
कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, बीमार हो जाए, बीच में उनकी डेथ हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में एक क्या बनाए जाते हैं, डेप्यूटी गवर्नर। जैसे एक प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जब प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो सीट को खाली नहीं रखा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। सिमिलरली आपके यहाँ पे गवर्नर आएंगे एक मेंबर, दूसरे आ जाएंगे डेप्यूटी गवर्नर, तीसरे कौन से हैं, तो एक ऐसा ऑफिशियल होगा जिसको किसने नॉमिनेट करा होगा, आरबीआई बोर्ड, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आरबीआई के अंदर होंगी वो आएंगी और एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगी। तो एक मेंबर कैसा आएगा, नॉमिनेटेड मेंबर, किसने नॉमिनेट किया होगा, आरबीआई के बोर्ड ने। अगेन बोर्ड वर्ड भी कब यूज करते हैं, जब वहां पे दोबारा से कोई मेंबर बैठा हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आरबीआई बोर्ड बोलेंगे। जो चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे आएंगे, वो कौन आएंगे, जो तीन होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। कभी आपको वहां पे मोदी जी दिखेंगे, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की जो है आपको पता है निर्मला सीतारमन जी, कभी वो दिखेंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके तीन मेंबर्स आ सकते हैं। तो तीन मेंबर किसके आए, गवर्नमेंट के, और तीन मेंबर किसके थे, आरबीआई के। तीन तीन छह बराबर हो गया। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि आरबीआई के काम में कौन दखल कर सकता है, सरकार कर सकती है। सरकार को अगर पैसा चाहिए होगा तो आरबीआई को सीधा बोलेगी पैसा लाओ, हमें उधारी चुकानी है, आपको पैसा देना पड़ेगा। ये हमें इस पैनल से ही पता लग गया। बाकी जो लास्ट लाइन लिखी है कि इसमें कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स भी हो सकते हैं, इनका नंबर इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, पर इनको 4 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। क्यों लेके आए इन एक्सटर्नल मेंबर्स को, ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज दे सके। ये एलीट लोग होते हैं जिनको बैंकिंग का काफी ज्यादा नॉलेज होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर काफी कॉन्श्योर होते हैं। तो इन एक्सटर्नल मेंबर्स को लाया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। तो इस पैनल के अंदर वोटिंग वाला काम तो नहीं है इनका, पर इनका काम क्या होता है, सिर्फ आइडियाज देना कि कैसे हम इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करवा सकते हैं, रेपो रेट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। तो इनका 4 साल का टाइम रहेगा। बाकी मेंबर कौन आए, तो 6 मेंबर आपने देख लिए। पहला गवर्नर, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर, तीसरा नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड, और बाकी के 3 ये गवर्नमेंट के मेंबर्स। डन। तो ये 6 मेंबर्स थे, याद रखना इसको। कोरम, कोरम क्या होता है, किसी भी मीटिंग को अगर आपने शुरू करना है तो उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। तो जो ये वाला है एमपीसी का, 4 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, 4 में कंपल्शन जो दी गई है वो गवर्नर पे दी है, पर ड्यू टू सर्टेन कंडीशन गवर्नर नहीं प्रेजेंट थे, तो उस केस में कौन आएगा, डेप्यूटी गवर्नर। और ऐसा नहीं होता है, अब कहीं बोलेंगे डेप्यूटी गवर्नर भी नहीं हुआ फिर कौन होगा, तो किसी ना किसी को तो नॉमिनेट करेंगे, पर इन दोनों का होना जरूरी होता है। नंबर 1 पे गवर्नर, ये नहीं है तो किसका होना जरूरी है, डेप्यूटी गवर्नर। बाकी कोई भी हो सकते हैं 3 मेंबर जो लिखे हुए थे, पर इन दोनों का होना जरूरी है। तो कोरम क्या है, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, दैट इज कोरम। वो कितने होने चाहिए, 4, जिसमें से कंपल्शन इज गवर्नर, दूसरे पे है डेप्यूटी गवर्नर। डिसीजन मेजॉरिटी वोट का होगा। अब देखो 4 मेंबर बैठे हुए हैं, रेशियो कैसी कैसी बन सकती है, 2-2 की भी बन सकती है, 3-1 की भी बन सकती है किसी डिसीजन पे। ये तो टाई हो गया। अब 4 है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। 4 मेंबर थे ना मिनिमम, अब मान लो मिनिमम के मिनिमम 4 ही आए हुए हैं, 6 आए नहीं, तो उस केस में 2-2 ये वाला भी बन सकता है, 3-1 वाला भी बन सकता है। तो उसमें बनाया जाता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे आप रेस खेलते थे बचपन में, तो एक तरफ 9 टाई अप हो जाता था, इधर भी 10 इधर भी 10, नहीं ये गलत एग्जाम्पल आ गया। टाई अप हो, मतलब बराबर है दोनों तरफ, क्या एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, इधर भी बोल रहे हैं 10, हाँ ये वाला कर लो, 10 लोग ही हाँ बोल रहे हैं, 10 लोग ही ना बोल रहे हैं। क्लास मॉनिटर जब बनते थे, दोनों तरफ बराबर बराबर वोट पड़ रखे हैं, फिर एक पर्सन लाया जाता था जो जहां पे भी वोट डालेगा वो क्लास मॉनिटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आती है जहां पे टाई अप हो जाता है, तो वहां पे किसको बोला जाएगा, गवर्नर को बोला जाएगा कि आप आ जाइए, बस वोट सा डाल दो, ये हमारा डिसीजन निकल के आया था। उस वोट को क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट, जो डिसाइसिव वोट होता है, जिसने क्या किया, पूरा डिसीजन ही पलट दिया। लग गया पता। तो कास्टिंग वोट का मतलब है टाई अप हो रखा था, टाई अप की कंडीशन में जो वोट डिसाइड करता है कि किसके पक्ष में नतीजा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। यहाँ पे आते हैं गवर्नर। तो वैसे तो मेजॉरिटी वोट होता है, टाई के केस में आपका कास्टिंग वोट आएगा। और जो डिसीजन एमपीसी ले लेगी वो बाइंडिंग होगी आरबीआई के ऊपर। जो भी डिसीजन आएगा, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी गवर्नर वोट करेंगे वो डिसीजन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाएगा, बाइंडिंग किस पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो एमपीसी जो भी डिसीजन लेगी वो बाइंडिंग किस पे है, आरबीआई के ऊपर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो कब आती है, जब उनको पैसा चाहिए होता है, जब आरबीआई की बेइज्जती करनी होती है तब आ जाती है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। पर मेन पॉलिसी मेकर कौन है, आरबीआई बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आरबीआई के ऊपर ये चीज बाइंडिंग होगा, जो एमपीसी का डिसीजन आएगा, यानी ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन। लग गया पता, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आ गई आपकी, ये डिपार्टमेंट होता है जो एमपीसी बनाने में हेल्प करता है, तो ये डिपार्टमेंट तो आएंगे ही। ठीक है, ये वाले इंस्ट्रूमेंट है, ये हम तब करेंगे जब फाइनली 25 बेस पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। इसमें बहुत सारे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर, सीआरआर, ऐसी कुछ आपने वर्ड सुने होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं इसको हम कर रहे। अभी हमने सिर्फ एमपीसी देख लिया, जिन्होंने बोला कि 25 बेस पॉइंट हमने रिड्यूस करने। यहां तक क्लियर है सभी को? इतना डन? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज? अमनप्रीत, जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनका नंबर वेरी कर सकता है, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा। बस पीरियड उनका मेंशन है कि 4 साल का रहेगा, तो वो डिपेंड उस चीज के ही ऊपर करेगा। विशाल, ये एक वैल्यू है, मतलब जैसे बोल दिया ना कि 25 बेस पॉइंट, तो रिड्यूस कर रहे हैं उसको, वैल्यू है ये, जस्ट परसेंटेज में। ये क्या हो रहा है इसको? ठीक है, बाकी आप डिटेल में करोगे इसको इकोनॉमी के अंदर, जब आप मनी मार्केट्स पढ़ोगे तो उस टाइम पे पढ़ाएंगे आपको ये। अभी बस हमने वो टच किया जो आपके करंट में एडिट था। ठीक है, फिर तो टॉपिक ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। अभी इतना लंबा चला गया, अभी पूरा बैठेंगे तो 3 दिन का टॉपिक होता है ये, 1.5 घंटे की क्लास का, तो अभी हम सारा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, फाइटोप्लैंक्टन्स को लेके है। इस शब्द को तोड़ लो पहले तो। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स जी, श्योर श्योर। प्लैंकटन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। फाइटो यानी कि प्लांट्स, प्लैंकटन यानी कि ऑर्गेनिजम्स। पहली चीज क्लियर अपने को? खेतों के अंदर आप फर्टिलाइजर डालते हो, जब बारिश होती है वो फर्टिलाइजर पानी में भी जाता होगा, पता है ना ये सभी को। और फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या डले होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एनपीके लिखा होता था ना बोरियों के ऊपर। और अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन की फॉर्म में तो नहीं जाता, प्लांट्स इसको यूज करते हैं नाइट्रेट वगैरह की फॉर्म। थोड़ा बहुत नाइट्रेट तो हमारे पानी के अंदर भी होता है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो उससे शैवाल बन जाती है ऊपर। देखिए शैवाल सभी ने, पानी के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उसी को शैवाल बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। छोटी छोटी एल्गी तो खाना प्रोवाइड कर रही है नीचे के जो एनिमल है, पानी के अंदर जो एनिमल रह रहे हैं। पर जब ये शैवाल आ जाती है तो इससे सनलाइट ऊपर से रुक जाएगी, मतलब एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी। तो ये बून भी है एक तरह से। और कर्ज कब होंगे? जब एंथ्रोपोलॉजिकल, अगेन ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये क्या कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन? पानी के अंदर लगभग 50% जो ऑक्सीजन है यही प्रोवाइड करते हैं। लग गया पता? फाइटोप्लैंक्टन इंपॉर्टेंट होते हैं अनटिल और अनलेस ये एल्गल ब्लूम्स ना बन जाएं। और इन्हीं एल्गल ब्लूम्स को आप क्या बोलते हो? यूट्रोफिकेशन। ये स्टेट का बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है। जब आपके ये नाइट्रेट वाले कंपोनेंट पानी के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं और ये परत किस पे आ जाती है? पानी के ऊपर, तो वो जो सनलाइट आ रही थी वो प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं जाएगी। तो जो प्लांट होते हैं खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में। आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, तो अगर वही नहीं हो रही प्रोसेस तो यहाँ पे खाना भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे एक स्टडी करते हैं, यूएस के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से आयरन का कंटेंट भी इंक्रीज करना शुरू कर चुका है पानी के अंदर। तो आयरन इनको तो नहीं चाहिए, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट थी। जो सॉइल आपकी टेरेस्ट्रियल एरिया पे होती है वहां पे इसकी जरूरत थी, पानी के अंदर इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। बाकी जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनको ही हम माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं। माइक्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई चीज छोटी है साइज में। और बाकी फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। जैसे अगर अर्थ पे देखोगे तो इस तरह से प्लांट होते हैं, प्लांट के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होता है, इसके जरिए ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वहीं जड़ों से क्या ले लेता है? पानी, H2O। तो जब ये CO2 और H2O दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उससे ये क्या बना लेते हैं? अपना खाना, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। पर किसकी प्रेजेंस में? एक तो सनलाइट जरूरी थी प्लस क्लोरोफिल जरूरी था। तो अगर सनलाइट रुक गई तो ये सारी प्रोसेस ही रुक जाएगी, इसके बिना तो होगा ही नहीं। तो इसी वजह से बोला कि ये जो अनरिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं जो पानी के अंदर जा रहे हैं, इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक और आपको फैक्टर मिल चुका है। पहले पे आपने एक कर लिया था नर्डल्स के बारे में, याद है ना? वो भी एंथ्रोपोलॉजिकल ही था। दूसरा कौन सा किया था? ऑयल स्पिल्स को लेके कर लिया था। तो इसने भी क्या किया था? एक्वेटिक लाइफ को इंपैक्ट किया था। तीसरा अब किसको इंपैक्ट करने पे उतर चुके हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, जैसे आयरन की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, नाइट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके।
ये आपने कहाँ से उठाए? ये आपने करंट वाले पार्ट से उठाए। आप आंसर में नर्डल लिख रहे हो, एग्जामिनर वैसे खुश हो जाएगा कि इसने पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर से ये अवेयर है, इसको नर्डल्स के बारे में पता है, कल को केरला में पोस्टिंग देंगे, ये कर लेगा टैकल उन चीजों को। कोई है मान लो उसको पता ही नहीं है ये नर्डल क्या थी, प्लास्टिक क्या थे, वो पहले तो सोचेगा कि कहाँ जाना है, कैसे इसको टैकल करना है। आपको पहले पता होगा तो आपका एक्शन फास्ट होगा। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो मेंस में ये काम आती है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो ये पानी के अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कैसे अपना खाना बना रहे हैं? तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके, CO2 हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, पर तभी तक जब तक वो लिमिटेड क्वांटिटी में थे। ज्यादा तो ये भी नहीं बना सकते ना, फिर फाइनली प्रोटीन, फैट, कार्ब्स इनके बन जाते हैं, जो कि यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो दो कैटेगरीज आती हैं इसमें, एक डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं, एक डायटम्स होते हैं। आपने कभी ऐसी पिक्चर देखी है कि पानी चमक रहा हो ब्लू कलर से या रेड कलर से? देखे हुए हैं? साइंस वालों ने देख लिए हैं, बाकियों ने? विशाखापट्टनम की आती है फोटोज, वायरल भी बहुत होती हैं। तो वहां पे आते हैं डायटम्स। डायटम्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है ल्यूमिनेसेंस की, मतलब वो कलर एमिट कर सकते हैं, पर वो तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो वहां भी सोचो कितने नंबर में वो आते होंगे कि जो पानी को ही चमका देते हैं। तो जो डायटम्स होते हैं ना, ये काफी खुरदरे से होते हैं, मतलब पॉलिशिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है, पॉलिशिंग। ठीक है, तो ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं, दीज आर डाइनोफ्लैजेलेट। फ्लैजेलेट कभी भी शब्द आ जाए तो मूवमेंट के लिए कोई ना कोई पूंछ लाइक स्ट्रक्चर उसका लगा होगा। ठीक है, और डायटम्स होते हैं, इनमें पूंछ वगैरह नहीं होती, मूव करने के लिए इनको पानी चाहिए होता है। तो टाइड्स जब आते हैं तो वही इनको धक्का मारते हैं, शोर्स की तरफ लेके जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं डायटम्स, तो इससे बनती है डायएटमेशियस अर्थ। जो आपका बर्तन धोने का होता है स्क्रबर, उसकी तरह इनकी अपीयरेंस आएगी। आपने देखा होगा पेंट वगैरह को रिमूव करने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर होता है उसका यूज किया जाता है, फिर सारा पेंट रिमूव कर देते हैं। तो वो भी किसके बनाए जाते हैं? डायटम्स के। तो इनकी आपने लाइव एप्लीकेशन भी देख ली। ठीक है, तो डायएटमेशियस अर्थ क्यों बोला? कि वो खुरदरी सी चीज सारी कहां पे डिपॉजिट हो जाएगी? जमीन के ऊपर। फिर उसको ले जाते हैं लोग और उसकी फर्दर एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, स्क्रबर हुए, वो पॉलिशिंग पेपर हुआ, वो सारे इन्हीं से बनाए जाते हैं, डायएटमेशियस अर्थ। आज के टाइम पे प्लास्टिक बहुत ज्यादा आ रखा है, तो और भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, पर मेन कौन होता था यहाँ पे इंग्रेडिएंट? डायटम्स ही होते थे। यही चीजें खाना भी बना रही हैं हमारे पानी के अंदर, और इन्हीं की लाइफ इंपैक्ट भी हो रही है। आपको पता है ये जो डायटम्स होते हैं, इसके बेसिस पे ये भी पता चल जाता है कि जो डेड बॉडी मिली है पानी से, वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, मतलब मार दिया था पहले बाहर और फिर पानी में फेंका था, या फिर पानी में फेंक के डूबने से उसकी मौत हुई थी। तो देखो, जब पानी में जिंदा किसी को फेंका होगा, वो सांस लेने की ट्राई करेगा तो पानी उसके अंदर तक जाता है। मैक्सिमम जो जाता है वो फीमर, एक हड्डी होती है अपनी, थाई बोन जिसको बोलते हो, सबसे बड़ी हड्डी, पता है सभी को, फीमर, उसके अंदर डायटम्स मिल जाते हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये सांस लेने की ट्राई कर रहा था और ये फीमर तक इसके जो डायटम्स है वो पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस डायटम फोरेंसिक्स में भी करता है। दूसरा, ये कैसे पता लगेगा कि मार के फेंक दिया था? तो हो सकता है उसका मुंह खुला रह गया हो, और जो एक्टिविटी थी, सांस लेने की प्रक्रिया थी, ब्लड का जो फ्लो था वो रुक चुका था। तो इसके जो मैक्सिमम डायटम्स मिलते हैं वो लंग्स में ही मिल जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पहले मारा गया था, फिर पानी के अंदर फेंका गया था। तो डायटम्स ना सिर्फ पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं, फोरेंसिक में बहुत बड़ा एविडेंस भी माना जाता है। तो डायटम्स इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाकी बैलेंस इकोसिस्टम, ये हमने कल फूड चेन में भी देखा था। बैलेंस इकोसिस्टम चाहिए तो चेन जो है वो प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिन होंगे हमेशा वो ऊपर की तरफ को इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? कितने बोलते हैं इंक्रीज करेंगे? हाँ, टॉक्सिन इंक्रीज करते हैं, और जो चाहिए चीज एनर्जी वो डिक्रीज करती है, 10% डिक्रीज करती चलती है। ठीक है, और हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स भी यहाँ पे बनेंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। स्टेट एग्जाम देखना HP और हरियाणा का उठा के, यूट्रो बहुत रैंडम पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखोगे उसको। और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, लगभग 50% ऑक्सीजन वहां पे जनरेट कर रहे हैं पानी के अंदर, अर्थ के ऊपर इवन, और ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी मेंटेन कर रहे हैं। कार्बन साइकिल को कैसे मेंटेन किया? कार्बन C से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो CO2 का यूज कर रहा था ना ये खाना बनाने में, तो यूज हो गया। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्यों बोलते हैं? यस, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी है हवा के अंदर वो इंक्रीज कर चुका है, और जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे वो खाना उतना ही ज्यादा बनाएगा, तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी। तो कर लिया ना कार्बन साइकिल में पार्टिसिपेशन। वैसे पानी के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लैंड प्लांट की तरह इनका भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है।
जैसे उधर सीजन आते हैं, नीचे कैसे सीजन आते हैं, जो पानी की लेयर्स होती हैं उसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन आती है। ऊपर वाली जो पानी की लेयर होती है वो धूप के कांटेक्ट में रहती है तो गर्म रहेगी, नीचे नीचे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आपने वो एक केस पढ़ा था, आप पता नहीं आपने सुना है, डीप सीज के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत डेप्थ के ऊपर कुछ ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जहां पे डार्कनेस होती है, पर वहां पे ड्रिलिंग कर रहा है इंसान। ड्रिलिंग क्यों कर रहा है कि कोई मिनरल मिल जाता, यूरेनियम मिल गया, सोचो यूरेनियम मिल जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो जाएगी। पर वहां पे जो एनिमल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमें शांत माहौल पसंद था, ये शोर कर रहे हैं, तो चीजें अब ऊपर की तरफ को आनी शुरू हो गई हैं। क्यों? अगेन एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, आपने एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से है, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। तो लग रहे हैं ना पता एग्जाम्पल कैसे लिखने हैं। एक क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, आज नहीं दूंगी, आज आपने रिवीजन ही करना है, मंडे से दूंगी, तो उसमें आप फिर अब मेंस का शुरू करोगे। काफी टाइम हो गया ना, काफी कंटेंट भी हो गया आपके पास, तो अब आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स को लेके था। चलो अभी टाइम हो गया तो मुझे बाइंड अप करना पड़ेगा। एक चीज कर लो, वो ब्लैक सी वाला, ये अब बाद में कंटिन्यू करेंगे, या जो भी कल क्लास लेंगे वो आपको करवा देंगे, ठीक है। क्लास है कल, बाकी आपको शेड्यूल आ जाएगा आपके ग्रुप्स के अंदर। ओके, मेडिटेरियन डन है आपका। तो जब ज्योग्राफी आपकी शुरू होगी आपको इजी लगेगा, अपने पहले से वो कंट्री सुन रखी होंगी, बाकी करंट में आती रहती हैं बार बार, तो एक दिन में मैं मेडिटेरियन नहीं करवा सकती थी। रीजन आपने देख लिया, 20 कंट्रीज थी, 20 कैसे याद करनी थी एक ही दिन में। चलो आज ब्लैक सी करो। कॉफी पीते हो सारे? नहीं पीते? सुनी है सभी ने? कौन कौन सी सुनी है? ब्लैक कॉफी और रोबस्टा, नाइस। ये कौन है ज्योग्राफी वाला? और बताओ ब्रांड्स के नाम बताओ। नेस्कैफे और ब्रू, मुझे ब्रू ही सुननी थी क्योंकि ब्रू से ही आप कंट्रीज को याद करोगे। सुनो, एक कॉफी का नाम आएगा ब्रू, BRU, यही स्पेलिंग्स होते हैं। और क्या याद रखना है आपने? एट रशिया, इंडिया गेट सुना है, यहां पे हम रशिया गेट करेंगे। लो, ये ब्लैक सी की कंट्रीज हैं, लग गया पता? तो रशिया तो एक आनी है, यहां से क्लियर है। गेट का आपने सिर्फ GT याद रखना है, ठीक है। तो ब्रू से क्या आ गया, यहां से शुरू करो। ये ब्लैक सी, ये देखो तुर्की है, मेडिटेरियन के साथ बॉर्डर था, ब्लैक सी के साथ भी इसका बॉर्डर है। लग गया ना पता अब कहां को जा रहे हैं हम? अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये वाला सी कौन सा था? मेडिटेरियन सी। यहाँ पे आपने इटली की साइड में कौन कौन से देखे थे? शरणवीर का आइडिया, अली देखा था, एड्रियाटिक, आयोनियन और लाइग्यूरियन था। तो ये तीनों सीज आपने यहाँ पे देख लिए थे। अब थोड़ा सा ऊपर को आओगे, ये वाले सी पे हम जा चुके हैं अब, ब्लैक सी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ब्रू एट रशिया गेट, ये तो मेडिटेरियन है। तो करिए जी इसको, बी फॉर बल्गेरिया, यहां से शुरू हो रहा है, बी फॉर बल्गेरिया, चल नहीं रहा, ये वाली कंट्री, बी फॉर बल्गेरिया। ऊपर आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रोमानिया, ये वाली ब्रू, यू से आ गया यूक्रेन। ये वाला जो आप आर्टिकल पढ़ने वाले थे तो यूक्रेन न्यूज में आना था, ये देखो ब्लैक सी के साथ उसका बॉर्डर टच करता है, तो ब्रू। अच्छा, एट से एक और चीज याद रख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक सी आएगा, ए से ही शुरू है, सी ऑफ अजोब। ये आपकी CDS में पूछा हुआ था, सी ऑफ अजोब। पर अभी हम ब्लैक सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूक्रेन, और फिर बोला एट से आपने याद रख लिया कि सी ऑफ अजोब भी आता है, ये कंट्री नहीं है, सी है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। फिर बोला रशिया, तो रशिया से रशिया आ गया, और आगे लिखा था गेट, गेट का G और T याद रखना है, G फॉर जॉर्जिया और T फॉर तुर्की। तो ये आ गई आपकी ब्लैक सी की कंट्रीज। रह जाएंगी याद, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, फिर रशिया, और गेट से जॉर्जिया और तुर्की है। तो ये आपने डायरेक्शन में ही याद किया है। कल को आपसे पूछे कोई, अरेंज कीजिए ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, तो कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन में ही करा हुआ है। डन। वैसे ये भी पूछा जा सकता है, ब्लैक सी को आपको सेंटर लेके चलना पड़ सकता है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, साउथ वेस्ट में कौन है, वो सारा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। तो उसका आपको मैंने बता दिया है, आपने यही लाइंस लगानी है। ये मोल्डोवा है, पर मोल्डोवा टच नहीं करती है, ये ऊपर की तरफ रह जाती है। तो ब्रू एट रशिया गेट, मोल्डोवा टच नहीं करेगी। चलो डन है ये सारी कंट्रीज। फिर मोल्डोवा लगती तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, ऐसे नहीं करती, मोल्डोवा नहीं करती। क्या चीज? अच्छा स्ट्रेट हो, हाँ स्ट्रेट तो हो सकती है, पानी की बॉडी आ गई। एक चीज यहां तक बताओ पहले तो, डन सभी का? नो?
कंट्रीज, नहीं करती, मोल्डोवा नहीं है, ठीक है। ये ब्रू एड रशिया गेट खत्म, ब्लैक सी भी डन, आपकी मेडिटेरियन सी कितनी कंट्रीज पढ़ चुके, 20 मेडिटेरियन के साथ पढ़ी थी। पैराग्वे देखी सभी ने, कौन सा कॉन्टिनेंट था, साउथ अमेरिका, लैंड लॉक है या वाटर के साथ टच करती है, लैंड लॉक है, ठीक है। बाकी उसके रिलेशन भी करने हैं तो हो जाएंगे, अगर तो मुझे बता देना, नहीं हुए होंगे तो हम ट्यूसडे को करेंगे फिर, ओके। और ब्लैक सी की कितनी देख ली, 3 ये आ गई, 4 5 6, तो 26 कंट्रीज आप पढ़ चुके हो अभी तक, डन यहां तक, ठीक है। साउथ अमेरिका अब हम जाएंगे अगले वीक, तो ब्लैक सी की कंट्रीज याद रखनी है। कैस्पियन की भी वैसे इजी है, सांप होता है एक, क्रेट, सुना है क्रेट के बारे में, तो के से आ जाएगी कजाकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, ये वाला है कैस्पियन सी। आर से आ जाएगा आपका रशिया, ए से आ जाएगा अजरबैजान, आई से आ जाएगा ईरान, और टी से आ गया तुर्कमेनिस्तान। तो क्रेट एक सांप होता है, सांप ने कैसे डसा, इस फॉर्म में डसा, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। दोबारा से करवा दूंगी, इसको नहीं याद रहेगा। कहीं कीरत से भी रखते हैं, कहीं तारीख से भी याद रखते हैं, पर मैंने आपको डायरेक्शन में बताया क्रेट, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। क्रेट याद रखोगे आप इसके लिए। चलो बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। लैंडलॉक वाली कौन सी बताइए आप, अर्श वो पैराग्वे, आप लोग मतलब जब क्लास नहीं चली थी तो इनको छोटा सा होमवर्क दिया था कि पैराग्वे देखनी है, ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे पैराग्वे को। पैराग्वे से रिलेटेड 2-3 सवाल थे कि कौन से कॉन्टिनेंट पे आएगी ये कंट्री, देन इसकी कैपिटल क्या थी, ये लैंडलॉक था या वाटर के साथ अटैच था, और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी। चलो डन, थोड़े टफ थे आज आर्टिकल, पर आपकी एक फाउंडेशन क्रिएट हो चुकी है। कल को ये दोबारा से टर्म्स आएंगी तो आपको पहले पता होगा कि क्या चीज बताने की ट्राई करी गई है। बाकी जून 6 को देखेंगे। हाँ जी सचिन, अब ये भाग के, रुको रुको, ऑनलाइन एसडीजीज बचे थे, रुक जाओ, कितने कर लिए थे हमने, 2-3 ही बचे हैं, 16 कर लिया था, 17 भी हो चुका है, 13 14 15 ये तो हो गए, कौन से वाले बचे अब, आगे चला गया ये, रुको यहां से बता देती हूँ, ओ रुक ले यार, आठ हो चुका है, 8 वाला डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ था। आज आपने इकोनॉमी के ही आर्टिकल करे हैं, तो एसडीजी नंबर 8 इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बताता है, डिसेंट वर्क को ये बताता है कि सभी के पास काम अवेलेबल होने चाहिए। तो एक तो 8 याद करेंगे, 9 हो गया था, 3 स्क्वायर आई वाला जो था वो हो गया अपना, 10 भी आपने कर लिए, 11 हो गया था, ठीक है। नए वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये मतलब 2-2 याद करने होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अभी आप याद नहीं करेंगे, मैं बता दूंगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा, बीच में आते रहते हैं ये। और 12 हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये बोलता है कि कंज्यूम, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बेशक ये पॉल्यूशन कर रहे हैं पर इनको इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। तो 12 जो बोलता है ये रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेके है। तो 8 आपका डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो आपका 12 आएगा ये रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को लेके है, प्रोड्यूस भी करना है, कंज्यूम भी करना है, पर अगेन सस्टेनेबल तरीके से करना है। आई थिंक ये 2 ही बचे थे, बाकी तो हो गए सारे। 11 नहीं बताया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 11 नहीं बताया तभी, कर लो 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जैसे आपने कुछ कॉन्सेप्ट सुने होंगे बिल्डिंग्स बनाने के, जिसमें गार्डन भी साथ ही इंक्लूड करा जाता है, ब्रिज बना दिए जाते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक और उसमें प्लांटेशन करी जाती है, तो वो भी सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्टिन्यूटी में चलेगी, बेटर है ना कि पंप ना उठाना पड़े साथ में ही एक टाइम पे ऑक्सीजन का। तो ठीक है, आपके ये हो गए पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक सेकेंड रुकना, चलो बताओ फटाफट से, एसडीजी नंबर 1 नो पॉवर्टी, पहले गरीबी आपने मिटाई, दूसरे पे आपने जीरो हंगर यानी कि भूख को मिटाया, 3 पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये आ गया, तीसरे पे, चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ आप प्रोवाइड कर चुके थे, अब आपने एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस कर लिया, फिर
जेंडर इक्वालिटी, हमेशा जेंडर इक्वालिटी से ही आपने सीधे 10 पे जंप करनी है, इंटू 2, 5 2 10। तो यहां पे भी किस पे बात करी है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। फिर आ जाओ छठे पे, फिर आपने क्या किया, इक्वालिटी भी प्रोवाइड कर दी है, अब आप सफाई पे फोकस कर रहे हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 नंबर पे अब आपने क्या किया, पानी भी प्रोवाइड कर दिया, अब पानी को एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी। 8 पे आज ही तो किया, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 पे तो 3 का इंटू याद रखना है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 आई इसमें आएंगे, क्या क्या थे, इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 3 आई इसमें आएंगे। 10 पे क्या था वो आपने देख लिया, रिड्यूस इनइक्वालिटी। अच्छा ये वाला जो साइन होता है ना, इंक्रीज का डिक्रीज का, ये मैं यूज कर सकती हूँ, आप अपने आंसर में यूज नहीं करेंगे, वहां पे आपने रिड्यूस लिखना है तो स्पेलिंग्स लिखनी है प्रॉपर, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इन्वेस्टमेंट बोला था मैंने, नहीं इनोवेशन ही है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट वगैरह तो करेंगे ही ना जब इनोवेशन आएगी, तो एक सब पार्ट हो सकता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखे, पर जो मेन है उसमें यही आएंगे। ओके जी, 11 क्या आ गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया, जो आपकी कम्युनिटी है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, वो सब इसमें है। 12 में क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंज्यूम भी करना है और प्रोड्यूस भी करना है। 13 पे वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में या फिर ज्योग्राफी में शब्द आया नहीं क्लाइमेट, आपको एसडीजी नंबर 13 मेंशन करना होता है। फिर आ गया आपका 14, लाइफ बिलो वाटर। 15 में क्या आएगा, लाइफ ऑन लैंड, पहले पानी में देखा, फिर आपने जो जमीन पे है जिंदगी उस पे देखा, लाइफ ऑन लैंड। फिर 16 पे इसमें आएगा आपका पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इन चीजों को लेके जो बनाने। और फाइनली लास्ट में क्या थी, पार्टनरशिप, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो दूसरी कंट्री से भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ये थे आपके टोटल एसडीजीज, रह जाएंगे सबको याद, ठीक है। एक और फाइनल रिवीजन, वैसे भी रुक जाओ रुक जाओ, पहले आपने अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज करी थी, बीच में मेडिटेरियन सी था, कैसे याद किया था, मैट और ले, एम से था मोरक्को, ए से था अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और इजिप्ट। फिर यहाँ पे कौन सा पेनिनसुला आया था, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से एक स्वेज कैनाल जाती है, मतलब एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया हुआ है इंसान ने कि रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ दिया जाए। फिर सिनाई पेनिनसुला ने हमें किसके साथ जोड़ दिया था, बस मैम 2 मिनट, ये जोड़ दिया था हमने एशिया के साथ। तो एशिया के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई थी बच्चों ने, एक लिस्ट से भी आप याद कर सकते हो, एक साइड लिस्ट से भी याद कर सकते हो, इससे आपको कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे, पर आपने हमेशा डायरेक्शन में ही चलना है। सबसे पहले आएगी इजराइल, ऊपर आएगा लेबनान, फिर सीरिया, यहाँ पे तुर्की और यहाँ पे साइप्रस। तो ये होगी आपकी एशिया की कंट्री जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर करती है। फिर आप इधर चले गए थे, पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो सबसे पहले तो आपने किया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, जो सेपरेट करेगी अफ्रीकन यूनियन के मोरक्को को स्पेन के साथ, यहां पे आ जाएगी स्पेन। पोर्तुगल आएगी, नहीं आएगी, वो अटलांटिक ओशन के साथ बना लेता है डायरेक्ट बॉन्ड, तो आपने स्पेन से ही शुरू करना है। नेक्स्ट फ्रांस, नेक्स्ट मोनाको, छोटी सी कंट्री थी, फिर इटली का शू आ गया था, यहाँ पे इटली आ गया, सिसिली आएगा, सिसिली भी आएगा पर वो इट इज अ पार्ट ऑफ इटली ओनली। सार्दिनिया, ये भी किसका पार्ट था, फ्रांस, सार्दिनिया इटली का था, क्रॉसिका किसका था, उल्टा तो नहीं बोल दिया, ठीक बोला, क्रॉसिका था फ्रांस का, उल्टा बोला है पक्का, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है उल्टा बोल दिया हो, करो करो फटाफट से चेक, पलटाओ पेज स्पीड से, उल्टा नहीं होना चाहिए, फिर रह जाती है मिस्टेक, फिर करेक्शन भी बहुत दिनों बाद होगी। नहीं ठीक बोला है, क्रॉसिका फ्रांस का ही है, मैंने ठीक बोला है, आपने गलत बोला, रिवाइज करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो वो तो आइलैंड्स हैं, टेरिटरीज के नाम हम लिख चुके हैं। फिर इटली के बाद आपने SCB से याद किया था, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना। फिर कैसे याद रखा था, मैग के साथ,
मॉन्टेनिग्रो, मोल्डोवा नहीं है, वो ऊपर की तरफ था, ये मॉन्टेनिग्रो है। ए से अल्बेनिया, जी से ग्रीस, ये आपके यूरोपियन कंट्रीज थे जो मेडिटेरियन के साथ जुड़ रहे थे। फिर हमने ब्लैक सी को देख लिया, कहां से चले, ब्रू से, और फिर एट रशिया गेट, जी और टी, बी से बल्गेरिया, आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, खत्म, बस इतना ही था। चलो ऑनलाइन, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।